हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं IUPAC और IUPAC में आज हम लोग आ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने आएगा वो ये आएगा कि आखिर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो मेनली फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, ठीक है ना, उनसे जुड़ते हैं। और मेनली ये कैसे आइटम होते हैं, सिंपल समझा जाए अगर तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ है। ठीक है, और जैसा सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। ठीक, लेकिन इसके अलावा चूंकि आप सबको पता है कार्बन कार्बन जो होता है टेट्रा वैलेंसी दिखाता है, यानी 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन को चूंकि अपने आप को स्टेबल करना है तो वो किसी अदर एलिमेंट से भी क्या कर सकता है, कॉम्बिनेशन दिखा सकता है। ओके, और जब कोई भी अदर एलिमेंट हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अदर एलिमेंट कार्बन के साथ कंटेंट होता है, यानी कार्बन के साथ जुड़ता है, तो उस कंडीशन में वो उस ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को ही क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, यानी ध्यान देंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर हम किसी भी अदर एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो एज अ वो क्या यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं। जो मैं बोला हूँ थोड़ा सा क्लियर समझिए। मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें मैंने हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट जोड़ा तो वही क्या बन जाता है, फंक्शनल ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वे ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, चेंज। अब प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी, यानी भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का अर्थ यह है कि जैसे कि उसकी घुलनशीलता किसी पदार्थ में। ठीक है, जैसे कोई पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो किसी पदार्थ के अंदर घुल जाता है। जैसे पानी के अंदर नॉर्मली मैं सोच रहा हूँ कि ये मैंने C2H6 को रखा और ये घुल जा रहा है पानी के अंदर। ठीक है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि क्या बोलते हैं ये घुलेगा, ये नहीं घुलेगा, लेकिन मैंने ऐसे माना है। अब क्यों नहीं घुलेगा वो आगे आप जाके समझोगे। ठीक है ना, फिलहाल के लिए बस मैंने मान लिया कि घुल सकता है, लेकिन मैंने इसके बीच में क्या डाल दिया, ऑक्सीजन को। यानी मैंने इस एक ऑक्सीजन को इसके अंदर ऐड कर दिया और सपोज कर लो यहाँ पे बन गया आपका C2H5OH, ऐसा कुछ बन गया जो कि एथिल अल्कोहल है। अब ये जब मैं पानी में डाल रहा हूँ तब ये नहीं घुल रहा, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया कि नहीं आ गया, भौतिक गुणधर्म चेंज हो गया ना। पहले घुल जा रहा था और अब नहीं घुल पा रहा है। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे रंग, तो C2H6 का कुछ कलर रहा होगा, उसमें मैंने ऑक्सीजन को किसी तरह ऐड कर दिया, रिएक्ट करके ऑक्सीजन जुड़ गया, कनेक्ट हो गया, तो उस केस में उसका रंग क्या हो जाएगा, चेंज। C2H6 अगर नीले कलर का था तो ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ मैं बस आपको समझाने के लिए, लाल कलर में कन्वर्ट हो गया, C2H5OH। ओके, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि जस्ट बताया ना, घुलनशीलता हो गया, रंग हो गया। ठीक है ना, स्टेट मान लो हो सकता है C2H6 क्या रहा हो, C2H6 किसमें रहा हो, सॉलिड में, है ना। अब मैंने जो ही इसके अंदर क्या डाल दिया, O डाल दिया, तो ही ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, तो इसके स्टेट में भी तो चेंज हो गया। आ रहा समझ में। तो ये सब कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म है, रंग, घुलनशीलता और अवस्था। इसके अलावा रासायनिक गुणधर्म मतलब कि ये जो पदार्थ है C2H6, पहले कौन था, C2H6, ये C2H6 किसके साथ, मान लेता हूँ कि यहाँ पे HCl अपने आप में क्या कहलाता है, एसिड। H है तो एसिड बोल देते हैं, तो एसिड है ये एक एसिड है, तो इसके साथ पहले रिएक्ट कर लेता था, यानी C2H6 HCl के साथ जब जुड़ता था तो क्या कर लेता था, रिएक्ट कर लेता था, रिएक्शन कर लेता था। लेकिन जब इसके अंदर OH को डाल दिया गया तब ये रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। ओके, मैं अगेन कह रहा हूँ ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ वो सही नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप केवल इतने क्लिप पे ध्यान दें, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, बाद में ऐसा हो गया कि जो ही मैंने OH को मिला दिया, C2H5OH आ गया, देखो बस क्या जोड़ दिया गया, एक O ही तो एक्स्ट्रा किया गया इसमें, जो ही मैंने O को डाल दिया उस केस में फिर क्या होने लगा, ये HCl से रिएक्शन नहीं कर रहा है। ओके, तो इसकी रासायनिक प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुणधर्म भी क्या हो गया, बदल गया। आई बात समझ में। तो फंक्शनल ग्रुप वो एलिमेंट होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी को अपने अनुसार कन्वर्ट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। मतलब ये है कि अगर एक साधारण सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इसके साथ मैंने किसको डाल दिया, कार्बोक्सिलिक
एसिड को डाल दिया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ऐड कर दिया, तो अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। कार्बोक्सिलिक एसिड जिस नेचर का होगा उसी नेचर का अब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब मैं क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलूँगा तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कई लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके साथ मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ दिया, तो ये हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ट्रीट करता है वैसे उस हाइड्रोकार्बन को भी अब ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। मैंने पीछे इसीलिए सबसे पहले क्या किया, टोटल फंक्शनल ग्रुप को लिख के दे दिया आपको कि इतने सारे फंक्शनल ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेंगे और इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं एक बार मैं पुनः लिखवा दूंगा, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप इनके बारे में जानकारी रख लें। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे, अच्छा ये इस ऑर्डर में भी लिखा गया, एक बात और, इस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि आप क्या कर सकते हो, आप इन्हें प्रायोरिटी के बिहाफ पे भी रख सकते हो। अभी आगे एक सिचुएशन ऐसे मिलेगी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आए रहेंगे और आप उनका नामकरण करेंगे, नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे, तो आप ये सोचेंगे कि किसको पहले लिया जाए। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, एक डबल आ रहा है एक ट्रिपल आ रहा है, तो किसको पहले लेते हैं, डबल को कि ट्रिपल को? अगर सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो सर डबल को लेते हैं, ट्रिपल को छोड़ देते हैं, है ना, सेम पोजीशन पे है तो। ओके, वैसे ही अगर सपोज करिए कि एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक हाइड्रोकार्बन के अंदर कई सारे फंक्शनल ग्रुप जुड़ गए, तो उनका नामकरण करेंगे, तो किसको पहले रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे, है ना। यानी किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है। अगर सपोज करिए कि अगर एक हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ आपने किसको किसको जोड़ दिया, एक तो एमाइड को जोड़ दिया, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ दिया, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर से करेंगे, जिधर से ये पहले आता है उधर से ही नंबरिंग होगी, एमाइड वाले को भूल जाएंगे। आई बात समझे? यानी प्रायोरिटी के मामले में ये क्या है, पहले नंबर पे है, जबकि ये है कौन नंबर पे, छठे नंबर पे, यानी बाद में आता है। आई बात समझे? तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देनी है, इसको। तो प्रायोरिटी के हिसाब से लिखा गया ये ना, एक ऑर्डर में लिखा गया, तो ऑर्डर मिस नहीं करेंगे। कई बार ऑर्डर पे ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि बताइए इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद कौन आता है, सल्फोनिक एसिड, ये सब एसिड है। फिर आता है हमारे पास एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो ये तीन तो आप ऐसे याद कर लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड एंड एनहाइड्राइड, और इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए, COOH किसी से कनेक्टेड होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H कनेक्टेड होगा तो इसका मतलब सल्फोनिक एसिड। और अगर एनहाइड्राइड ग्रुप को याद रखिए, अभी आगे मैं बताऊंगा कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर को अगर हम निकाल देते तो क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड ग्रुप बन जाता है, ठीक है। एनहाइड्राइड एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये भी एसिड है। ओके, तो पहले तीन में आप एसिड देखेंगे, तीनों क्या है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड एंड एनहाइड्राइड एसिड। उसके बाद एसिड के डेरिवेट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे एस्टर, एसिड हाइलाइड, एमाइड, साइनाइड, ठीक है ना, ऐसे चलेगा। पहले याद करिए, भूल जाइए अभी कौन एसिड है कौन एसिड एनहाइड्राइड है, फिलहाल में बस ये तीन याद हो गए होंगे। उसके बाद ये देखेंगे एस्टर का क्या होता है, COOR। एसिड हाइलाइड का क्या होता है, COX, ठीक है ना, ये वाला याद रखना जरूरी है, RCOOX, बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना। 12th के अंदर ये सब नजर आएंगे, एक भी ऐसा नहीं होगा जो नजर नहीं आएगा, तो सब नजर आने वाले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब थोड़ा फुल फोकस से इस पे काम करेंगे। तो RCOOX, X का मतलब क्या होगा, X का मतलब हाइड्रोजन, X मतलब हाइड्रोजन, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, अभी जस्ट मैंने लिखवाया था हाइड्रोजन के बारे में। उसके बाद आता है एमाइड का मतलब यहाँ पे देखेंगे COONS2, ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, COOR, तो क्या हो जाएगा, एस्टर, COOX, तो एसिड हाइलाइड, COONS2, तो एमाइड। आई बात समझ में। और C�BN, तो इसका मतलब साइनाइड, और N के साथ मैंने C को जोड़ दिया तो आइसोसाइनाइड। साइनाइड मतलब C के साथ N जुड़ा हुआ है, और आइसोसाइनाइड मतलब N के साथ C जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए ये तीनों भी याद हो गए, एस्टर, एसिड हाइलाइड और एमाइड। ओके, उसके बाद साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एस्टर, एसिड हाइलाइड, फिर एमाइड, फिर साइनाइड और आइसोसाइनाइड। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे देखिएगा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कोहल, ये वाला ग्रुप याद हो गया ना, तो ये वाला ऑलरेडी याद है, ये वाला अपने आप याद हो जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल।
एल्डिहाइड कीटोन एंड एल्कोहल। एल्डिहाइड का होता है COOH, कीटोन का होता है COO, ठीक है ना, COO। और मेनली यहाँ पे अगर हम अल्कोहल की बात करें तो OH, ओके। फिर होता है थाई अल्कोहल। थाई अल्कोहल का क्या होता है SH, S आ गया तो थाई, और अगर N आता है पहले तो उसको आइसो बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो OH है तो अल्कोहल और SH हो गया तो थाई अल्कोहल। तो एल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल, फिर थाई अल्कोहल, ओके। फिर आता है एमीन या एमाइन। एमाइन का मतलब NH2, बाकी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तो याद ही है आपको। फिर आता है ईथर, नाइट्रो एंड हाइड्रोजन, ओके। क्लियर, बोलिए समझ में आ गया। याद करना टफ नहीं है, अभी मैं एक बार और लिखवा दूंगा, पहले एक बार ध्यान से समझिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड एसिड, ठीक है ना, या एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, ओके, एसिड एनहाइड्राइड बोल दो। उसके बाद फिर आता है एस्टर, एसिड हाइलाइड, उसके बाद एमाइड, फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर अल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थाई अल्कोहल, उसके बाद एमाइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ओके। फिर उसके नीचे ईथर, नाइट्रो एंड हैलोजन। ईथर का देखो बीच में क्या लगा हुआ है O, बीच में क्या लगा होगा O। नाइट्रो का क्या होगा NO2, और हाइड्रोजन का क्या होगा X। ये तो पढ़ा चुका हूँ मैं, यस सर नो। इन सब का बस आप याद रख लोगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बार पुनः क्लियर करना चाहूँगा आप सबके सिंबल को। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, सल्फोनिक एसिड मतलब SO3H, फिर एनहाइड्राइड का मतलब C2O3, उसका भी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। C2O3 है ना, तो दोनों C के ऊपर डबल बॉन्ड O के साथ कनेक्ट कर दो और बीच में एक ठो लगा दो, हो गया काम खत्म। और एक H दे देना, सॉरी H नहीं है इसमें, अभी मैं बता देता हूँ कैसे बनता भी है वो। एस्टर, एस्टर का क्या हो जाएगा COOR। एसिड हाइलाइड बताओ COOH, सॉरी X। एमाइड का क्या होगा COONH2। साइनाइड का C�BN, आइसोसाइनाइड NC, एल्डिहाइड CHO, कीटोन COO, उसके बाद अल्कोहल OH, थाई अल्कोहल SH, उसके बाद एमीन NH2। तो सिंपल देखो यहाँ पे NH2 सिंपल है, सिंपल किसी चेन से जाके जुड़ा है तो एमाइन, लेकिन अगर C�BO के साथ NH2 जुड़ा है तो एमाइड। क्लियर है ना, एमाइड मतलब C�BO के साथ NH2 जुड़ा होगा तो एमाइड, लेकिन अगर केवल सिंपल NH2 जुड़ा होगा तब एमीन यानी एमाइन। आई होप समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर, याद हो गया होगा। एक बार पुनः मैं मिटाऊंगा, मिटा के फिर से लिखूंगा बारी बारी सबके सिंबल को और प्रायोरिटी के आर्डर को, और आपको याद होना चाहिए। एक बार मेरे साथ लास्ट बिना देखे बोले, ओके, ताकि आपको याद हो जाए। तो पहले नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, दूसरे नंबर पे सल्फोनिक एसिड SO3H, तीसरे नंबर पे एसिड एनहाइड्राइड C2O3, उसके बाद आता है हमारे पास एसिड हाइलाइड, सॉरी एस्टर COOR, उसके बाद आता है एसिड हाइलाइड COOX, उसके बाद आता है हमारे पास एमाइड COONH2, उसके बाद आता है हमारे पास साइनाइड, साइनाइड का होता है C�BN, उसके बाद आता है आइसोसाइनाइड NC, उसके बाद आता है एल्डिहाइड CHO, उसके बाद आता है कीटोन COO, उसके बाद आता है अल्कोहल OH, उसके बाद आता है थाई अल्कोहल होता है SH, उसके बाद आता है एमाइन, एमाइन का होता है NH2, उसके बाद आता है हमारे पास एल्केन, तो एल्केन होता है, एल्केन का सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है एल्कीन डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, ओके, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद ईथर, उसके बाद क्या आएगा ईथर ROR, उसके बाद आता है हमारे पास नाइट्रो NO2, उसके बाद आता है हमारे पास हैलोजन X। क्लियर, याद है। चले देखिएगा, तो सबसे पहले COOH कैसे जुड़ा होगा, तो COOH आई बात समझ में, COOH, इसको ये हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है SO3H, तो इसका कैसे होगा यस डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे भी देखोगे आप डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, आई बात समझ में। तो ये होता है हमारा SO3H, ये जाके जुड़ा होगा PCC से, ओके। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है थोड़ा सा देखेंगे। एसिड एनहाइड्राइड देखना,
दो तो सी डबल ओ एच लेके आओ, एक सी डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ पे रखो, एक सी डबल बॉन्ड ओ एच और दूसरा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच। ओके ठीक है ना, ऐसा कुछ। ये आर मतलब चैन से जुड़ा हुआ है, आर मतलब चैन, बताया था मैंने, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ये, तभी तो कंप्लीट माना जाएगा भाई। एक सी को कितना चाहिए 4, तो 1 2 2 2 कितना हो जाएगा 3 और 1 तभी तो 4 होगा जब ये आर से जुड़ेगा। ऐसे इस सी को भी देखो 2 1 3 1 4। अब इसमें से पानी निकालना है, क्या निकालना है पानी, पानी मतलब H2O, तो H2O निकालोगे तो चलो देखो H2O कैसे निकलेगा, थोड़ा सा इसको सही तरीके से कर दिया जाए तो इस तरीके से होगा। अब यहाँ से मैंने ऐसे निकाल दिया H2O, निकल गया यहाँ से, देखो 2 H और O निकाल दिए, निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा RCOO, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तो निकल गया तो यहाँ पे खाली हो जाएगा ना, यहाँ वाला स्थान खाली, प्लस उसके बाद यहाँ पे देखो और दिखेगा, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R। ध्यान से देखिए O को कितना चाहिए 2, तो O के पास कितना है, एक ही है ना, यानी O को कंप्लीट करने के लिए अपने आप को एक की जरूरत है। C को देखिए 3 मिल चुका है, एक ही ना चाहिए, तो इसको भी एक की जरूरत है, इसको भी एक की जरूरत है, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना देंगे, तो ये बन जाएगा आपका एसिड एनहाइड्राइड। ओके, यहाँ पे जो मैं खाली स्थान छोड़ा हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा R, R मतलब ये जाके चैन से जुड़े हुए हैं, चैन मतलब PCC। ओके, चैन मतलब वो वाला चैन नहीं। एसिड एनहाइड्राइड के बाद फिर क्या होगा, उसके बाद हमारे पास स्टर आएगा, क्या आएगा स्टर, स्टर का क्या होगा C, अभी जस्ट देखा गया है, R इधर कर लो, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर O और फिर क्या हो जाएगा R। ओके अच्छा, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद एसिड हाइलाइड, क्या है एसिड हाइलाइड, ठीक है ना, एसिड हाइलाइड है, एक सेकेंड, ठीक। एसिड हाइलाइड देखेंगे अगर हम लोग तो RCOO और यहाँ पे क्या हो जाएगा X, तो एसिड हाइलाइड। देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम इनका वही है, तो इसलिए ज़्यादा अब तामझाम नहीं सोचेंगे, ये नहीं कि इंग्लिश में तो हिंदी में क्या होगा, हिंदी में तो इंग्लिश में क्या होगा, नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों क्या है इसका सेम है, तो एसिड हाइलाइड हिंदी में भी बोलेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे एसिड हाइलाइड के बाद हमारे पास क्या आता है, क्या आता है एमाइड। एमाइड का होता है RCOO और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2, 7वें नंबर पे, फटाफट बोलते जाइए आप। उसके बाद आएगा साइनाइड, साइनाइड का हो जाएगा हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, 8वें नंबर पे आएगा हमारे पास आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का हो जाएगा हमारे पास RN ट्रिपल बॉन्ड C, सॉरी डबल बॉन्ड C, और ये कंप्लीटेड नहीं होता है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, कहानी में कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ट्रीन बॉन्ड लगेगा लेकिन यहाँ पे ये वाला एरो भी दिखाई देगा। एरो का मतलब समझ में आता है, एरो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिया हुआ है, तो इस पे आएगा प्लस चार्ज और इस पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। ये आपको आगे समझ में आना चाहिए, मतलब आगे क्या, मतलब पहले समझा चुका हूँ मैं, नहीं तो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो जब भी एरो लगा है, 2 एटम हैं उनके बीच में क्या लगा दिया आपने एरो, तो इसका मतलब इस नाइट्रोजन ने अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए हैं, कार्बन को दे दिए हैं, और ये किस बॉन्ड को डिनोट कर रहा है, हिंदी में बोलते हैं उसको उपसहसंयोजक बंध, क्या बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। और केमिस्ट्री के अंदर जो देता है वो प्लस माना जाता है, यानी N के ऊपर क्या माना जाएगा प्लस, और जो लेता है वो ऋणी माना जाता है इसलिए माइनस। और इस दुनिया के अंदर भी वही होता है, जो देता है वो बड़ा माना जाता है इसलिए प्लस, और जो लेता है वो माइनस में चला जाता है। आई बात समझ में, तो क्लियर है ये बात भाई। कार्बन को कितने चाहिए 4, कंप्लीटेड है ये, देख लो 2 तो नॉर्मल तरीके से बना लिया है और एक मतलब 2 ठो इलेक्ट्रॉन की मदद से, 4 मिल गया कि नहीं मिल गया, इसको 2 तो बॉन्ड बनाने से मिल गया और 2 ठो डायरेक्ट मिल गया। भाई जब भी बनता है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट मिलते हैं किसी को, दिख रहा है ना, ये एरो लगा देने का मतलब नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको डायरेक्ट दे दिया, दान में कार्बन को। क्लियर है, आइसोसाइनाइड तक कहानी समझ में आ गई। आइसोसाइनाइड के बाद, आइसोसाइनाइड के बाद देखोगे तो आता है हमारे पास एल्डिहाइड, क्या आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का होता है RC डबल बॉन्ड OH। ओके, देखो ध्यान से देखो, बस यही तो किया जा रहा है, COO के बाद हटा दिया जा रहा है, NH2 को हटा दिया, H लगा दिया तो एल्डिहाइड बन गया। ओके, उसके बाद आएगा कीटोन। कीटोन में क्या होता है भाई, कीटोन में कुछ नहीं होता, RCOO और यहाँ पे भी क्या लगा दोगे R, खत्म कीटोन। उसके बाद देखोगे कीटोन के बाद एल्कोहल, क्या है एल्कोहल, तो इसका क्या होता है ROH,
OH जुड़ा है तो एल्कोहल। उसके बाद आता है थाई एल्कोहल। थाई एल्कोहल का होता है RSH। ओके, चैन के साथ एसएच जुड़ा होगा। तो देखेंगे, माफी चाहेंगे, लाइट चली गई इसलिए रुकना पड़ा था, अभी आप क्लियर देख पाएंगे। तो थाई अल्कोहल के बाद हमारे पास क्या आता है? थाई अल्कोहल के बाद आता है हमारे पास एमाइन, ठीक है ना, एमाइन यानी RNH2। ओके, उसके बाद फिर हम देखेंगे एमाइन के बाद एल्केन। एल्केन का सिंगल बॉन्ड होता है यानी R सिंगल बॉन्ड R, ऐसे। फिर उसके बाद एल्कीन, ठीक है ना, यहाँ पे एक काम करिए, केवल सिंगल बॉन्ड लगाइए, C आए समझे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, और एल्काइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C। उसके बाद आप देखेंगे एल्काइन के बाद हमारे पास आता है ईथर। ईथर का मतलब होता है ROR। उसके बाद हमारे पास आता है नाइट्रो, तो नाइट्रो का होता है RNO2। और उसके बाद आता है हेलोजन, ठीक है। और हेलोजन का क्या होगा? हेलोजन का अपना हो जाएगा X, ठीक है। तो हमको याद हो गया टोटल ग्रुप कितने हैं, यहाँ तक 8 थे, यहाँ से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। और नेक्स्ट है फिलहाल में, और इसमें मेन जो है ये यहाँ तक आपको दिखने चाहिए, यहाँ तक। इधर थोड़े कमी मिलेंगे, ये भी मिलेगा, ये भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, बाकी ये तो घरेलू है, ठीक है, ये इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जो भी है फंसाएंगे कौन से, तो मतलब फंसने वाले आपके कौन से हैं, तो फंसने वाले आप एसिड एनाइड्राइड में फंस सकते हैं, ठीक है ना। ईस्टर में थोड़े से फंसते हुए नजर आएंगे, ईथर थोड़ा थोड़ा आपको फंसा देता है, क्यों? क्योंकि डबल आ जाता है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। बाकी कोई फंसाने वाला है नहीं, हाँ ये है आइसोसाइनाइड भी फंसा देता है कभी कभी, बाकी कोई फंसाएगा नहीं, और फंसाने वाले कोई नहीं है, सिंपली हमको करना है, सब पढ़ना है। ओके, अब प्रश्न आता है कि अगर ये आ गए किसी पेरेंट कार्बन चेन के अंदर तो हम उनका नामकरण कैसे करेंगे, है ना। तो जैसे कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप सबको पता होगा कि अगर कोई ग्रुप आ रहा है तो उसके लिए हम एक नाम लिख रहे हैं। जैसे डबल बॉन्ड आता है तो उसके लिए हम एक नाम जानते हैं ईन, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसके लिए एक वर्ड हम जानते हैं आइन, यस और नो। NO2 आ रहा है तो नाइट्रो लिखते हैं, फ्लोरीन आ रहा था तो फ्लोरो लिख रहे थे, क्लोरीन आ रहा था तो क्लोरो लिख रहे थे। वैसे ही ये लोग भी आएंगे तो इनका नाम लिखना पड़ेगा, है कि नहीं है। डायरेक्ट बोल देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड, ऐसे नहीं ना कर सकते, वहाँ पे हमको नाम लिखना पड़ेगा। और ये नाम किसकी जगह आएगा थोड़ा सा बताइए तो। फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे आता है सर? एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे आता है। इंग्लिश में बोले तो, सॉरी हिंदी में बोले तो ये होगा सेकेंडरी या द्वितीयक पूर्व लग्न, सॉरी अनुलग्न, अनुलग्न है ना, द्वितीयक अनुलग्न, उसी पोजीशन पे आते हैं ना। तो इनका नाम हमको वहीं पे लिखना है, ठीक है, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ से डायरेक्ट नाम लिखूंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, पहचान तो आप गए ही होंगे, ठीक है। तो नाम लिखूंगा और क्या लिखना है उसकी जगह पे वो लिखने जा रहा हूँ। ओके, तो मैं एक चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, उसको हम पहले देखेंगे। अब इस तरह मैं बारी बारी करूँगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, फिर हम स्टार्ट करेंगे नामकरण। चलिए नोट डाउन यहाँ तक कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, तो ये मैंने लिख दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आएगा तो आप क्या यूज करोगे? ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड आएगा तो आप सल्फोनिक एसिड। एसिड एनहाइड्राइड के लिए ओइक एनहाइड्राइड। एस्टर के लिए एल्किल एल्केनोइड। कैसे होता है वो अभी मैं बता दे रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा ये अलग है इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट नाम डाल दे रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा अलग से मैं बता दूँ। एसिड हाइलाइड यानी ऑयल हाइलाइड, एमाइड यानी एमाइड, साइनाइड यानी नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड यानी आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड अल, कीटोन ओन और एल्कोहल ऑल। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप कोई आ रहा है ऐसे। ओके, तो आप देख के बता सकते हो कि ये कैसा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ऐड है, कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक खास बात है, जानते हैं क्या? कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा टर्मिनेटिंग पॉइंट पे आता है, मतलब हमेशा इंड में आता है, ठीक। ये नहीं कि बीच में आएगा, वो हमेशा कहाँ आएगा? इंड पे। और जहाँ पे वो खड़ा होगा, मतलब जहाँ जिस इंड पे होगा वहीं से नंबरिंग करनी होती है।
ध्यान देंगे। क्लियर? अगर मैं फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा ओवरऑल डिस्क्राइब करूं तो बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप हमको दिखाई देंगे जिसमें हमें ऐसे ही मिलेंगे। जैसे एक तो ये हो गया, इसके अलावा अगर आप बात करो तो एल्डिहाइड भी सेम कैटेगरी का है, ठीक है ना। साइनाइड देख लो, सेम कैटेगरी का है। टर्मिनेटिंग वाले हैं, टर्मिनेटिंग मतलब इंड पे आते हैं, ओके। और ये जहाँ पे रहेंगे वहीं से नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है। अच्छा, 4-5 फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जहाँ पे जिस इंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। देखो अब नंबरिंग स्टार्ट करो, तो नंबरिंग स्टार्ट करते वक्त एक बात ध्यान में रखनी है कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो कार्बन है उसको भी क्या करना है? पीसीसी में रखना है, ओके। अब नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, तो सीधा देखिए पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? 8 के लिए हम लोग क्या लगा देंगे? ऑक्ट। सब सिंगल बॉन्डेड है, एन, ओके। उसके बाद क्या डालेंगे? उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। देखो ये मैंने क्या लिखा, ये तो मैंने वर्ड रूट लिखा है ना। उसके बाद मैंने बॉन्ड बताया कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये बॉन्ड बता दिया। अब जब वर्ड लिख देते हो, वर्ड रूट लिख देते हो, फिर बॉन्ड बता देते तब हमको फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना होता है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया है? COOH। तो COOH के लिए हम क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। तो यहाँ पे डाल दो ना, 1 पे है ओइक एसिड। अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लिख दोगे तो अति सुंदर है, ठीक है, क्योंकि बाकी पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ऑक्टेन 1 ओइक एसिड। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? तो हिंदी में भी वही बोलेंगे जो इंग्लिश में बोल रहे हैं, ऑक्टेन 1 ओइक अम्ल। बस इतना ही फर्क है। एसिड की जगह पे हमको क्या कर देना है? अम्ल लिख देना, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है? ऐसे और देख लिया जाए, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे OH, ओके। यहाँ पे भी मैंने क्या रख दिया? OH। नहीं, एक ही जगह OH रखो। अब ये OH आया है, तो OH किसका सिंबल है बता सकते हैं? सर OH सिंबल है एल्कोहल का। आई बात समझ में? एल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? OH से। देख के समझना पड़ेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपने यूज किया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब फिर फटाक से हम करते हैं, करें, चलिए देखिएगा। तो पीसीसी में इसके पास तो कोई कार्बन है नहीं कि यूज होगा, नहीं। बस आपको क्या करना, पीसीसी सेलेक्ट कर लेनी, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करते वक्त आपको क्या ध्यान देना है कि किधर से OH मेरा पहले आ रहा है, उस पर फोकस करना है। अभी इसका भी खेल पूरा हम देखेंगे, अभी तो फिलहाल में नॉर्मल चल रहा है सब। तो 1 2 3 4 5 6 इधर से करेंगे तो 3 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 4 5 पे आएगा, तो हम इधर से ही करेंगे, सही है। कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो फिर दिक्कत है नहीं। पीसीसी में कितने हैं? 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या डालेंगे? हेक्स। पीसीसी में सभी नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? सॉरी, बॉन्ड कैसा है? सिंगल वाला है, तो एन डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे देखना ध्यान से, हेक्स एन हो गया। और उसके बाद कितने नंबर पे है? 3 पे है ऑल। आई बस में, तो 3 पे ऑल लिख दिए। लेकिन मैंने आपको एक रूल बताया था। रूल क्या था? फटाक से आप बताइएगा। सर रूल हमने ये पढ़ा हुआ है कि 2 वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते। ये देखिए, हेक्सेन का ई खत्म हुआ और अगली आपने स्पेलिंग लिखी तो कहाँ से लिखी? ओ से। आप कहेंगे सर कहाँ लगातार आ रहा है? बीच में तो 3 आ रहा है ना। तो 3 कोई नंबर सॉरी वर्ड है कोई? नहीं, कोई लेटर तो है नहीं, ये तो नंबर है। तो ये देखो ई, ये देखो ओ। तो हमें क्या करना है? एक वावेल को हटा देना है। किसको हटाएंगे? पहले वाले को। किसको हटा दिया? खत्म। ये रहा आपका हेक्सेन 3 ऑल। आया समझ में? हिंदी लिखोगे तब ये तामझाम नहीं रहेगा। हिंदी में ये ई ओ का खेल आता ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे हेक्सेन 3 पे ऑल, खत्म, ठीक है। क्लियर? क्या सभी लोग बातें समझ गए? हाँ या ना? ठीक है। तो ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब एक नई बात और सिखाता हूँ, पहले इतना नोट डाउन कर लेंगे। नई बात सीखिए। देखिए नई बात क्या होगी यहाँ पे। सपोज करिए यहाँ पे आपने ग्रुप यूज किया है ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड लगाया है, ओके। यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड लगाया है, यहाँ पे आपका SO3H है, ठीक है। SO3H है। इस साइड आपने क्या रखा है? इस साइड आपने Br रखा है। चलो Br को भी आपने कहाँ रख दिया? यहाँ पे, ओके। ऐसी कुछ कहानी आ गई आपके सामने।
कह रहा है इसका नामकरण करिए। ठीक, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, वी सेलेक्टिंग पीसीसी। पीसीसी क्या होगा, यही होगा, हाँ या ना। एस को नहीं ना ले सकते, कार्बन की चेन ही पीसीसी होनी चाहिए, ठीक है ना। एस को मत कंटेन कर लेना, वो कार्बन नहीं है। अच्छा, पीसीसी सेलेक्ट हो गया। अब किसकी बात करते हैं हम लोग, नंबरिंग की। नंबरिंग किधर से करें, अब होगा खेल यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट खेल है। नंबरिंग किधर से करें, इधर से कि इधर से। सर मल्टीपल बॉन्ड आए, हमने क्या सीखा है, मल्टीपल बॉन्ड जिधर पहले उधर से नंबरिंग करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सीखा है कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है उधर से करते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट भी इधर से पहले आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड भी इधर से पहले आ रहा है, तो पूरा चांसेस बनता है कि हम किधर से करेंगे, इधर से। ऐसा नो, दो बातें तो सीखी है ना, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड आता है उधर से करते हैं। फिर अगर मल्टीपल बॉन्ड ना हो तब हम क्या किधर से करते हैं, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट आता है। भाई इधर तो सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है और मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है, दोनों सेम पोजीशन पे, तो फिर तो पूरी चांसेस है इधर से करें। लेकिन जब भी फंक्शनल ग्रुप आपके पीसीसी में कनेक्ट हो गया, देन आप ये तुरंत समझ लेंगे कि आप इधर से नहीं कर सकते। मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ आ जाए फंक्शनल ग्रुप के सामने, वो सबको हटा देना है। पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप पे। जिधर फंक्शनल ग्रुप पहले उधर से ही नंबरिंग होगी। आएगा समझ में। तो नंबरिंग में प्रायोरिटी हम इधर से देंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 है समझ में, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे जो बात बोली इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि नंबरिंग अगर कर रहे हो तो नंबरिंग की प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, किसको पहले नंबर पे रखना है। तो अगर पीएफजी का मतलब जानते हैं क्या होता है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले आता है, ठीक है ना, या प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप, उसको ज़्यादा हमको महत्व देना है। अभी ये प्रायोरिटी क्यों लिखा अभी आगे समझ में आएगा, या आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप क्यों लिखिए। तो फंक्शनल ग्रुप को मल्टीपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और मल्टीपल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। फंक्शनल ग्रुप देखिए, सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, मल्टीपल बॉन्ड को, और मल्टीपल बॉन्ड से भी ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप की ओर से ही हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। ये बात नोट डाउन करके आप किसी कोने में रख लेंगे, ओके, समझ में आया। अब ध्यान से समझेंगे और समझना जरूरी है आपके लिए। तो नंबरिंग कर दिया, अब नाम लिखने की बारी है। नाम लिखते हैं तो सबसे पहले नाम लिखते वक्त देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट क्या है। हाँ सब्स्टिट्यूएंट है सर, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे, तो 7वें पे हम क्या लिख देंगे, ब्रोमो। लिख दिया ब्रोमो। उसके बाद कोई और सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं सर, पीसीसी है डायरेक्ट। तो पीसीसी में कितने कार्बन है, 7, तो 7 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, हेप्ट। सब सिंगल बॉन्डेड है, नहीं सर, 7 पे ये क्या है, सॉरी 6 पे क्या है, 6 पे है हमारे पास डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इन। लगा दिया। फिर सर फंक्शनल ग्रुप भी आया है, कितने नंबर पे, 1 पे, क्या है, सल्फोनिक एसिड, तो डाल देंगे सल्फोनिक एसिड। 1 पे हमारे पास आ जाएगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे नामकरण करना है, और ये इंपॉर्टेंट था, क्लियर। अरे हाँ बोलिए, नोट डाउन हो गया। अब अगले नंबर पे पहुंचते हैं। अगला नंबर में अगर हम देखें कि एक ही में, अगले नंबर में हम ये देखेंगे कि अगर एक ही में कई सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तब हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा पहले इसका कर लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कहाँ गया, ईस्टर का थोड़ा सा देख लीजिएगा। ईस्टर बीच में आने वाला फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ईस्टर बीच में आने वाला फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा कुछ कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो कैसे इसका नामकरण करेंगे ये देखिएगा। इसके नामकरण में आप सबको पता है कि देखिए ध्यान से, तो अगर हम चेन बनाए तो ये पूरा चेन बनेगा नहीं, पूरा चेन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बीच में कौन आ गया है, ओ। हमें चैन किसकी केवल बनानी होती है, कार्बन की, तो चैन यहीं तक बनेगा, बस खत्म। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्या देखेंगे, ये जितना भी कार्बन है ये हमारा मेन हो जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ है उसी पे खेला होगा। देखिए ये जो है ये चैन से बाहर है, जो ओ से कनेक्टेड है, ध्यान से समझेंगे, जो ओ से कनेक्टेड है वो मेरा एल्किल ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप। और जो मेरे मेन
C से कनेक्टेड है वही मेरा क्या होगा, इसमें हमको क्या जोड़ना है, O8। क्या जोड़ देना है, O8। नहीं समझे, नहीं समझे, मतलब मैंने पहले बोला था स्टर C डबल O, यहाँ पे O और R, इधर भी R। तो जो C के साथ वाला R रहेगा उसमें वही मेरा क्या होगा, PCC होगा, और उसी में हम क्या जोड़ेंगे, O8। ओके, उसमें क्या जोड़ेंगे, O8। और जो मेरा O के साथ है चेन, उसमें जो आ रहा है वो क्या है, मेरा एल्किल ग्रुप। ओके, तो अब आपसे पूछा जाए छूटे हुए कार्बन कितने हैं इसमें, 2, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, एथिल। नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कोई आया ही नहीं है, तो इसलिए हम इसी को डायरेक्ट डाल देंगे, एथिल हो गया। अब पेरेंट कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 4 है, सॉरी 5 है, 5 है, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। और सब सिंगल बॉन्डेड है तो N, और उसमें क्या जोड़ देना है, O8। क्या बन गया आपका, एथिल पेंटेन O8। समझ में आया। एक और स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, C डबल O, यहाँ पे O, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C। ओके, फटाक से देखेंगे, जो हमारा O के साथ जुड़ा हुआ है इसमें कितने कार्बन है, 4 हैं, तो इसको हम पहले लिखेंगे, और जो हमारा C के साथ है इसको हम कहाँ रखेंगे, बाद में। खत्म, आई बात समझ में। O के साथ टोटल 4 है, 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटिल, और ये 2 कार्बन यानी एथ, सब सिंगल बॉन्डेड है N, और इसमें क्या जोड़ देंगे, O8। देखो एक चीज़ मैं बार बार दिखा रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, सॉरी। एथेन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ANE ना, सिंगल बॉन्डेड, तो ANE लिख रहा हूँ, और फिर इसमें जोड़ रहा हूँ O8। लेकिन A मतलब E और O दोनों वावेल है ना, 2 वावेल एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मैं पहले वाले वावेल को यहाँ से मिटा दिया, तो इसलिए मैंने लिखा है एथेनोइड। आई होप समझ गए होंगे आप, समझ में आया कैसे करना है। एक और, चलो बताओ फास्ट, इसका नाम बता दो तो। सर जो O के साथ जुड़ा हुआ है उसको एल्किल ग्रुप, कितने कार्बन है, 1, तो 1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ, इसमें डाल देंगे YL। और जो मेन कार्बन है कितने कार्बन है इसमें, 4, 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है N, और N का E हटा दो पहले ही, और इसमें क्या जोड़ दो, O8। खत्म, तो मेथिल ब्यूटेन O8 हो जाएगा। एस्टर वाला क्लियर, एस्टर जब भी आएगा हो जाएगा, O के साथ जो लिखा होगा एल्किल, और C के साथ जो होगा वही मेरा मेन। ओके, यहाँ तक खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। एसिड एनाइड्राइड, वो थोड़ा सा तंग कर सकता है आपको, जो तंग कर सकता है उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, C डबल O, यहाँ पे O, फिर C डबल O, यहाँ पे C, यहाँ पे C। इसका नाम क्या लिखा जाता है, ओइक एनहाइड्राइड। ओके, ओइक एनहाइड्राइड। अब कैसे लिखेंगे बताइए फटाक से, इसका नाम आप खुद बताएंगे, ये भी सेम कहानी दिख रही है। इसका नाम आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हाँ पूरा बोलिए, खुल के बोलिए। मान लीजिए हम इसको पेरेंट कार्बन चेन मान लिए, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, ये कहाँ जाएगा अपना, क्योंकि पूरा पेरेंट कार्बन चेन तो नहीं बनेगा, तब क्या किया जाए ऐसे केसेस में, क्योंकि ये फंसाता है इसीलिए मैंने लिखा है। तो इसमें 4 कार्बन है, जो ज़्यादा कार्बन लेके बैठा हुआ है उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको हम अपना पेरेंट कार्बन चेन मारेंगे। जो हमारा नहीं है, मतलब वो जो क्या है पेरेंट कार्बन चेन के साथ, मतलब जो कम कार्बन लेके बैठा है उसको हम क्या मान लेंगे, ग्रुप, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। कितने कार्बन है, 3 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोपिल। लिख दिया प्रोपिल, 1 2 3 4 कार्बन है मेन वाले, तो हम क्या लिख देंगे, ब्यूट, सब सिंगल बॉन्डेड है N, और इसके साथ क्या जोड़ देना है, ओइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे जोड़ देंगे ओइक एनहाइड्राइड। लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे A नहीं होना चाहिए, सॉरी कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक। इसके साथ O और E एक साथ नहीं आएगा, E को मिटा देंगे, बाकी प्रोपिल ब्यूटेनोइक एसिड, सॉरी एनहाइड्राइड। क्लियर, अरे आना बोलो, सेम कहानी है एस्टर वाली, हो जाएगा, एनहाइड्राइड भी हो जाएगा, मुझे लग रहा है हो जाएगा। अब
अब कौन सा लिया जाए, एसिड हाइलाइड ले लिया जाए, एसिड हाइलाइड। ये भी टर्मिनेटिंग ग्रुप है, देखना यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऐसे क्लोरीन डाल दिया, ठीक है, क्लोरीन। अब इसका नामकरण करना है, तो मेरा PCCA होगा, हो गया PCCA। अब इसका नामकरण करो, तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, सब सिंगल बॉन्डेड है, एन, और क्या लिखना है, अगर क्या बोलते हैं एसिड हाइलाइड जुड़ा हुआ है तो ऑयल हाइलाइड, यही लिखते हैं ना। इसमें क्या जोड़ेंगे, ऑयल, क्या जोड़ देंगे, ऑयल, ई को हटा देंगे तो ऑयल हो जाएगा। और कौन सा है हाइलाइड में, क्लोरीन है ना, तो लिख देंगे क्लोराइड। आया समझ में, तो हेक्सेनोइल क्लोराइड लिखा जाएगा। अरे आना बोलो, एक बार और देख लो, COO, यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं इसको, Br को डाल दिया, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, ओके। पेरेंट कार्बन चेन के अंदर ये टोटल आएगा, आया। उसके बाद फिर देखेंगे कितने कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में, 4 है, तो 4 के लिए क्या लिख देंगे, ब्यूट, सब सिंगल बॉन्डेड है, एन, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखोगे ई नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसमें क्या डालना है, ऑयल, डाल दिया ऑयल, और कौन सा है, तो ब्रोमीन है, तो ब्रोमाइड लिख देंगे। तो देखो ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड हो जाएगा। याद है ना एसिड हाइलाइड का सिंबल क्या होता है, RCOOX, ओके। अच्छा, इसके अलावा एमाइड, एमाइड देखा जाए। अब एमाइड देखेंगे, अब एमाइड की कहानी थोड़ी सी सुन लेंगे। एमाइड की कहानी थोड़ी सी जरूरी है समझना, चाहे बाद में छोड़िए जाने दीजिए, एमाइड वाला बस नॉर्मली हम लेके चलते हैं। यहाँ पे मैंने C लिखा, डबल बॉन्ड हो, NH2, ये भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग वाला ही है, इंड पे ही आता है, ओके। तो देखो, नहीं देखो ये जो है ना, ये टर्मिनेटिंग वाला है, जब ये प्राइमरी होगा तब। एक सेकंड रुक जाएंगे, सॉरी हैमर्स, अभी यहाँ से देखेंगे। तो इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अब 6 अगर हो गए तो फिर हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट हेक्स लिख देते हैं, सब सिंगल बॉन्डेड है, एन लिख देते हैं। और ये कौन सा ग्रुप है सर, ये एमाइड ग्रुप है, तो एमाइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एमाइड, डायरेक्ट हम क्या डाल देंगे, एमाइड। लेकिन यहाँ पे ई और ए में से ई को हटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा हेक्सेनामाइड, हिंदी में हेक्सेनामाइड, ठीक है ना, हेक्सेनामाइड, ओके। आई होप आप फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझ गए होंगे। बस आपको सिंबल याद रखने, सिंबल याद हो जाएगा तो काम बन जाएगा। सिंबल याद रहेगा तो किसी भी स्ट्रक्चर में वो सिंबल नजर आ रहा है, पकड़ लेंगे कि वो वाला क्या है, वो किसका है, सर इस ग्रुप से रिलेटेड है, इस ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, काम खत्म हो जाएगा, खेल खत्म, ओके, ठीक। अच्छा, अब अगर ये बात समझ में हो गई, मतलब समझ में आ गई, तो अब एक नई बात सीखो। अगर एक ही में कई सारे आ जाए तब क्या होगा, ठीक है, एक ही में कई सारे आ जाए तब क्या होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पे किसी और को मैं ले रहा हूँ, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे COO ले लिया, ओके। फिर ऐसे ही मैंने यहाँ पे किसको ले लिया, चलो COO, यहाँ पे OH, ठीक है। ऐसी स्थिति आ गई तब क्या होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, नहीं 2 ऑप्शन हम क्लियर बता देते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है, पहला ऑप्शन क्या, प्रायोरिटी के हिसाब से काम करो, ठीक है ना, जो पहले आ रहा है उसको मेन मान लो, है ना, और उधर से उस हिसाब से काम करो, तो प्रायोरिटी के हिसाब से। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से। सर ये क्या बोल दिया, ये इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी मतलब देखो हमें नंबरिंग करनी है, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा पहले, या प्रायोरिटी के हिसाब से जो पहले आता है उसके हिसाब से हम नंबरिंग करेंगे, यानी उधर से करेंगे जिधर से वो पहले आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो कितने ग्रुप हैं, पहले अगर आप देख के बता सकते हो तो बताओ कितने ग्रुप हैं इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, कितने हैं, 3। ये एक कौन सा है बताओ फटाक से, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये है, सिंबल याद रखोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, ये आ गया COO, इधर भी R, इधर भी R, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये
कीटोन ग्रुप है। कौन सा है? कीटोन। और OH दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? अल्कोहल। पहला तरीका तो ये है कि हम प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो इन तीनों में सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरे 18 19 जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें अगर कौन आ रहा है? उसमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है तो जाहिर सी बात है किसको हम पहले लेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को। ओके, तो इधर से काउंटिंग स्टार्ट होगी, बात खत्म। तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, बात खत्म। अब नामकरण कर लीजिए फटाक से। तो सर नामकरण करें हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? ऑक्ट लिखेंगे, ऑक्ट लिख देंगे। सब सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, तीनों का बारी बारी नाम लिखेंगे। ये क्या होगा? इसके लिए हम लिखते हैं ओइक एसिड, लिखते हैं ना। देखिए ये रहा ओइक एसिड। अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ऑल। और कीटोन के लिए क्या लिखते हैं? 1, है ना। तो अब किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे, इंपॉर्टेंट ये है। तो देखिए ऑक्टेन, तो ऑक्टेन में नाम लिखेंगे हम सबसे पहले, तो ओइक एसिड आ गया। कितने नंबर पे? 1 पे। तो 1 पे हमारा क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। ओके, फिर उसके बाद 5 पे हमारे पास क्या है? ऑल। फिर उसके बाद 6 है ना, तो 6 पे हमको क्या मिल रहा है? 1। तो मैंने डाल दिया, ये काम खत्म, आंसर खत्म। ओके ओके, लेकिन ये जो मेथड है ये एकदम करेक्ट नहीं है, ये गलत मान लिया जाता है बाद में। ओके, तो उस केस में सेकेंड वाला मेथड हमको ज़्यादा एप्लीकेबल नजर आएगा। ऐसे नहीं कि ये गलत है, मैंने बोला कि ये 100% प्योर नहीं है या 100% मैं सही नहीं मान सकता, इसलिए हम सेकेंड मेथड की ओर भागते हैं और उसका नाम है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मेथड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं देख रहा हूँ कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो जो मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से जो पहले आ रहा है वही मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। बाकी सब के सब उसके सामने क्या माने जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। है समझ में? तो अगर सब्स्टिट्यूएंट है सर, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग को क्या रखना पड़ेगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स पता होना चाहिए ना, जो आगे लगते हो। कहाँ लगते हो? आगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सबसे आगे। याद करिए, याद आ रहा है कुछ? छूटे हुए कार्बन का नाम सबसे पहले लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? आप लिखते हैं ना। सबसे छूटे हुए कार्बन का नाम कहाँ रखते हैं? सबसे पहले। सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पे ही तो रखते हैं। ऐसे ही अगर मैं इन ग्रुप्स को अगर सब्स्टिट्यूएंट मान रहा हूँ तो हमें इनका सेकेंडरी प्रीफिक्स पता होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन अगर आ रहा है कहीं पे भी तो क्या माना जाता है? वो छूटा हुआ कार्बन सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, तो उसका नाम सबसे पहले लिख देते हैं क्लोरो, लिख देते हैं ना। क्लोरीन के लिए क्या डाल देते हैं? क्लोरो। याद आ रहा है? बिल्कुल। तो वैसे ही इनका भी हमको क्या रखना पड़ेगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, तभी तो काम बन पाएगा। ये जो आपने लिखा है ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, ये सब के सब क्या है? सेकेंडरी सफिक्स हैं, यानी ये लास्ट में लिखे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर इन्हीं को हम पहले लिखना स्टार्ट कर दें, जैसे हमने इसको पहले लिख दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि ये क्या हो गया, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे। इनके लिए अलग हमें लाना पड़ेगा, तो अलग सिंबल भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अलग सिंबल मतलब ये जो आप देख रहे हो वो क्या है? वो है आपका सेकेंडरी सफिक्स। हमें अब किसकी ज़रूरत पड़ सकती है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्यों चाहिए? क्योंकि कभी कभी ये फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करते हैं, है बस समझ में। तो इनका सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें नहीं पता है, तो हम क्या देखने जा रहे हैं अब? इनका सेकेंडरी प्रीफिक्स। वो लिख लेंगे तब हमको फंक्शनल ग्रुप का पूरा आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो इसलिए मैं पहले क्या करूँगा? पॉज करूँगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सबसे आगे क्या लगाएंगे? कार्बोक्सी। अगर सल्फोनिक एसिड हमारा क्या बन जाता है सर? सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सबसे आगे हम क्या यूज करेंगे? सल्फो। ओके, और उसके बाद अगर मान लीजिए, अच्छा ये एसिड एनहाइड्राइड का क्या नहीं होता है? एसिड एनहाइड्राइड का क्या नहीं होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर ईस्टर बन जाता है तो एल्कॉक्सी कार्बोनिल। इसके अलावा एसिड हाइलाइड अगर बन जाता है तो हेलो कार्बोनिल। एमाइड बन जाता है तो कार्बे एमोइल। ओके, साइनाइड का साइनो बन जाता है, फिर आइसोसाइनाइड का आइसोसाइनो बन जाता है, एल्डिहाइड का एल्डो एंड फॉर्मिल बन जाता है। सॉरी एमर्स,
तो हम लोग देख रहे थे कि अगर एमाइड एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स आ रहा है यानी आगे आ रहा है तो फिर हम क्या बोलेंगे, कार्बो एमाइल, ठीक है। अगर साइनाइड आ रहा है तो साइनो, एंड अगर आइसोसाइनाइड आ रहा है तो आइसोसाइनो। इसके साथ साथ मैं बात कर रहा था एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में अगर आगे आ गया है, आगे मतलब समझ में आ रहा है ना, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे तो एल्डो या फॉर्मिल। अब प्रश्न आता है कहाँ एल्डो यूज करते हैं और कहाँ फॉर्मिल यूज करते हैं, है ना। तो कहाँ पे हम करेंगे, देखिए फॉर्मिल तब यूज करेंगे जब हम CHO, देखिए एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप की अगर हम बात करें तो CHO होता है ना। जब हम चैन बनाएंगे तो इस कार्बन को लेते हैं, यस और नो। अगर हम इस कार्बन को कंटेन करने के बाद भी हम इसे क्या मान ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट, तब हम यूज करेंगे एल्डो, ओके। और जब इसके कार्बन को छोड़ के मतलब सीधा सीधा मान ले रहे हैं कि नहीं ये सब्स्टिट्यूएंट है, चैन से बाहर है, तो चैन से बाहर है अगर, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, फॉर्मिल। क्लियर। चैन के अंदर एल्डिहाइड के कार्बन को लेंगे तो एल्डो, चैन से बाहर लेंगे एल्डिहाइड के कार्बन को तो उस केस में फॉर्मिल। ऐसे ही कीटोन वाले में आएंगे। कीटोन वाले में अगर हम बात करें तो इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स तो 1 होता है, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स 1 होता है, लेकिन सेकेंडरी प्रीफिक्स कीटो आर ऑक्सो होता है। और सेम कहानी यहाँ पे भी है, ऑक्सो कब लेंगे, जब इसके कार्बन को हम रखेंगे। वैसे तो इसके कार्बन को लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं सीधा बोलूँ तो कीटो लगाओ ऑक्सो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ओके। फिर लास्ट में आता है हमारे पास एल्कोहल, और एल्कोहल का हम क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स तो ऑल होता है, लेकिन सेकेंडरी प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, ओके। साइन याद रखना, ये बातें याद रखना, हो जाएगा गेम, ठीक है। अब 2-4 ग्रुप मैंने छोड़े हुए हैं, जैसे अभी हम थाई अल्कोहल का नहीं लिखे हैं, यस और नो। इसके साथ साथ एमीन का नहीं लिखे हैं, ईथर का नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो वो हम नहीं लिखे हैं, उसको हमको लिखना पड़ेगा, ओके। तो वो अभी हम कुछ देर बाद लिख देंगे। लिखने का मतलब वो हम प्रैक्टिस में ही करवा देंगे आपका, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन ये जितने लिखे गए एक बार की स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस पर केवल हमको क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमको बेहतर ढंग से समझ में आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, ये नोट्स अच्छे से बना लेना है इसके, ताकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊँ तो आपको खूब अच्छे ढंग से समझ में आए, और ये जो बात मैंने बोली है वो भी याद होनी चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे यहाँ तक के, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाना चाहिए, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।